हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ चल तो रहा है लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी है। आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फोन चलाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो दिमाग रुकता ही नहीं। कभी अतीत की बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी ऐसे ही कल्पनाएं जो अभी हुई ही नहीं है, और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपका दिमाग आपको जीने नहीं दे रहा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर परेशानियाँ असल में आपकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपने दिमाग से पूरी तरह पहचान बना बैठे हैं। और अगर आप सिर्फ एक चीज़ समझ जाएं कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो शायद आपकी ज़िंदगी की आधी समस्याएं उसी क्षण खत्म हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप सीख जाएं अपने दिमाग को शांत करना, डर और चिंता से मुक्त होना और हर पल में उसी शांति को महसूस करना, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। यही सब सिखाती है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी, द पावर ऑफ नाउ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है ये समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो, क्योंकि शायद ये किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर परेशानियाँ दुनिया की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपने दिमाग को ही मैं समझ बैठे हैं। लेखक एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक भिखारी सड़क के किनारे 30 साल से बैठा था। एक दिन एक अजनबी आया और पूछा, तुम जिस डिब्बे पर बैठे हो उसके अंदर कभी देखा? भिखारी ने कहा, नहीं, उसमें कुछ नहीं है। जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर सोना भरा हुआ था। ये कहानी एक प्रतीक है। हम सब भी उसी भिखारी की तरह हैं। हम पूरी जिंदगी खुशी, शांति और संतोष को बाहर ढूंढते रहते हैं, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर ही होता है। उसे लेखक कहते हैं बीइंग, यानी अस्तित्व की गहरी चेतना। लेकिन हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है। आज ज्यादातर लोग एक अजीब बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उन्हें पता भी नहीं ये बीमारी है लगातार सोचते रहना। हमारा दिमाग लगातार बातें करता रहता है, कभी खुद से, कभी कल्पना में, कभी बहस में, कभी भविष्य की चिंता में। ये आवाज़ लगातार कहती रहती है, अगर ऐसा हो गया तो मैं सही हूँ, उसने ऐसा क्यों किया, कल क्या होगा। धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी मजबूत हो जाती है कि हम मान लेते हैं यही मैं हूँ। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में दिमाग एक टूल है, लेकिन हम उससे अपना मालिक बना देते हैं। लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बताते हैं, वॉचिंग द थिंकर, यानी अपने विचारों को देखना। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करनी, बस देखना, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके दिमाग में विचार आया, मैं असफल हूँ। अब तुरंत उस विचार से जुड़ने की बजाय उसे बस देखिए, जैसे आप कह रहे हो ये एक विचार है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचार एक चीज़ है और आप दूसरी चीज़ हैं। यहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक अजीब चीज़ होती है, विचारों के बीच छोटे छोटे गैप बनने लगते हैं। इन गैप में गहरी शांति होती है। इसे लेखक कहते हैं नो माइंड। ये बेहोशी नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा जागरूक अवस्था है। इस अवस्था में ध्यान तेज हो जाता है, शांति बढ़ जाती है, रचनात्मकता बढ़ जाती है। यही असली ध्यान है। लेखक कहते हैं दिमाग दुश्मन नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दिमाग का असली काम है समस्या हल करना, योजना बनाना और जानकारी प्रोसेस करना, लेकिन हम उसे 24 घंटे चालू रखते हैं, जिससे तनाव, चिंता, डर, मानसिक थकान सब बढ़ जाते हैं। जब आप नो माइंड और थिंकिंग के बीच संतुलन सीख लेते हैं, तब दिमाग एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। लेखक बताते हैं भावनाएं असल में शरीर की प्रतिक्रिया है आपके विचारों पर। इसे ऐसे समझते हैं, अगर दिमाग सोचता है कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो शरीर में डर पैदा होता है। अगर दिमाग सोचता है मुझे अपमानित किया गया, तो शरीर में गुस्सा पैदा होता है। इसीलिए भावनाएं भी दिमाग से जुड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे आप विचारों को देख सकते हैं, वैसे ही भावनाओं को भी देख सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आपका असली अस्तित्व आपके विचार नहीं है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक नई चेतना जन्म लेती है। इसे लेखक कहते हैं प्रेजेंस, यानी पूरी तरह इस पल में जागरूक होना। और जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ती है, विचारों की पकड़ कम होती है, भावनात्मक दर्द कम होता है
अंदर शांति बढ़ती है। यही इनलाइटमेंट की शुरुआत है। आज पूरे दिन में 3 बार अपने दिमाग को देखें। जब भी कोई विचार आए बस नोटिस करें, खुद से पूछें क्या मैं इस विचार को देख रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो फिर हमारा असली मैं क्या है और हमारे अंदर जो पुराना दर्द जमा है उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर दर्द दुनिया ने नहीं दिया, आपने खुद बनाया है बिना जाने। और अगर आपको ये समझ आ जाए कि दर्द कैसे बनता है तो शायद पहली बार आप उससे पूरी तरह आजाद हो सकते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी दर्द, दुख और संघर्ष आते हैं, लेकिन लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं। ज्यादातर दर्द जरूरी नहीं होता, वो हम खुद पैदा करते हैं। कैसे? जब भी हम वर्तमान पल और दुख को स्वीकार नहीं करते तो हमारे अंदर एक आंतरिक विरोध पैदा होता है और यही विरोध दर्द में बदल जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कोई परिस्थिति आपको पसंद नहीं है, आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। यही मानसिक विरोध दर्द पैदा करता है। असल में समस्या परिस्थिति नहीं होती, समस्या ये होती है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताते हैं, पेन बॉडी। ये क्या है? पेन बॉडी पुराने भावनात्मक दर्द का एक ऊर्जा का संग्रह है। यानी बचपन से जो दुख, पुराने रिश्तों की चोट, अपमान, असफलताएं और डर, ये सब खत्म नहीं होते। इनका एक हिस्सा हमारे अंदर जमा रहता है। धीरे धीरे ये एक अलग ही ऊर्जा बन जाता है। इसे लेखक कहते हैं पेन बॉडी। ये 2 तरह का होता है। पहला डोरमेंट यानी सोया हुआ, दूसरा एक्टिव यानी सक्रिय। जब ये सोया रहता है तो सब सामान्य लगता है, लेकिन कोई छोटी सी घटना इसे जगा सकती है। जैसे किसी एक टिप्पणी से, किसी की कड़वी बात से, एक पुरानी याद से, किसी के व्यवहार से, और अचानक आपको बहुत ही गुस्सा या दुख महसूस होने लगता है। असल में ये वर्तमान की प्रक्रिया नहीं होती, ये पुराने दर्द का जागना होता है। पेन बॉडी एक अजीब तरीके से काम करता है। उसे दर्द चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दर्द से ही जीवित रहता है। इसीलिए जब वो सक्रिय होता है तो वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां और दर्द पैदा हो। इसे ऐसा समझते हैं, आप झगड़ा शुरू करते हैं, आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या खुद को पीड़ित मानते हैं। पेन बॉडी का लक्ष्य है और दर्द पैदा करना। यही कारण है कि कई रिश्ते बार बार टूटते हैं और लोग एक ही तरह की समस्याओं में फंसे रहते हैं। लेखक कहते हैं पेन बॉडी से लड़ना समाधान नहीं है, क्योंकि लड़ाई उसे और मजबूत बना देती है। समाधान है प्रेजेंस यानी जागरूकता। जब भी दर्द उठे बस उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें बिना जजमेंट के, बिना कहानी बनाए। अगर गुस्सा उठता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें, बस देखें मेरे अंदर गुस्से की ऊर्जा उठ रही है। जब आप ऐसा करते हैं तो एक रचनात्मकता के साथ चमत्कार होता है। पेन बॉडी अपनी शक्ति खोने लगता है क्योंकि उसकी ताकत आपकी अनजानी पहचान से आती है। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं वो कमजोर पड़ जाता है। लेखक बताते हैं कि डर के भी कई रूप होते हैं, चिंता, बेचैनी, तनाव, घबराहट। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, भविष्य। डर हमेशा किसी ऐसी चीज से होता है जो अभी नहीं हुई। यानी हमारा शरीर यहाँ है लेकिन हमारा दिमाग भविष्य में है। यही गैप डर पैदा करता है। ईगो की चाल के बारे में लेखक कहते हैं कि ईगो हमारी झूठी पहचान है। ये हमेशा 2 चीजों पर निर्भर करता है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट से उसे पहचान मिलती है, फ्यूचर से उसे उम्मीद मिलती है। लेखक वर्तमान पल में ईगो का कोई अस्तित्व नहीं होता ये बताते हैं और कहते हैं कि ईगो हमेशा हमें वर्तमान से दूर रखता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि दर्द से मुक्ति का रास्ता बाहर नहीं है, वो जागरूकता में है। जब आप अपने विचार देखते हैं, अपनी भावनाएं देखते हैं, पेन बॉडी को पहचानते हैं तो धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और तब आपके अंदर एक नई स्थिति पैदा होती है, प्रेजेंस, जहां शांति होती है, स्पष्टता होती है, स्वतंत्रता होती है। आज जब भी कोई नकारात्मक भावना उठे तुरंत प्रतिक्रिया न दे, बस खुद से पूछें इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर दर्द की जड़ भूतकाल और भविष्य में है तो क्या होगा अगर हम सच में सिर्फ वर्तमान में जीना सीख जाएं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनपुट द नाउ। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की लगभग हर समस्या असल में किसी घटना की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप
अब में नहीं जी रहे। और अगर सच में सिर्फ एक बदलाव, वर्तमान पल में जागना, आपकी पूरी जिंदगी का अनुभव बदल सकता हो, तो सवाल है, क्या हम सच में अब में जीना सीख सकते हैं? तो सवाल है कि हम अब यानी नाउ में क्यों नहीं रहते? तो लेखक बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें अपने मन को और समझने की ज़रूरत है। वे सोचते हैं, अगर मैं अपने दिमाग को समझ लूं तो मैं शांति पा सकता हूं। लेकिन लेखक एक गहरी बात बताते हैं, दिमाग की समस्याएं दिमाग के स्तर पर हल नहीं होती। क्यों? क्योंकि समस्या का मूल कारण ही है दिमाग से पहचान। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और यादों को अपनी असली में समझ लेते हैं, तब एक झूठी पहचान बनती है, जिसे लेकर कहते हैं ईगो। ये ईगो हमेशा असुरक्षित रखता है। उसे लगता है मुझे और बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे भविष्य में कुछ बड़ा करना है, और इसी वजह से हम लगातार वर्तमान से दूर रहते हैं। लेखक कहते हैं कि दिमाग और समय एक दूसरे से जुड़े हैं। दिमाग हमेशा दो जगह रहता है, पहला पास्ट में, दूसरा फ्यूचर में। भूतकाल हमें पहचान देता है, भविष्य हमें उम्मीद देता है, लेकिन समस्या यह है कि इन दोनों में से कोई भी वास्तविक नहीं है। भूतकाल क्या है? सिर्फ याद। और भविष्य क्या है? सिर्फ कल्पना। असल में जिंदगी हमेशा सिर्फ एक जगह होती है, अब यानी नाउ में। लेखक एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी कुछ भी ऐसा अनुभव किया है जो अब के बाहर हुआ हो? उत्तर है नहीं। जो भी हुआ वो उस समय का अब था, जो भी होगा वो भी अब में ही होगा। इसका मतलब पास्ट बीता हुआ नाउ है और फ्यूचर आने वाला नाउ। लेकिन वास्तविकता हमेशा सिर्फ ये वर्तमान पल है। लेखक समय को दो भागों में बांटते हैं। पहला क्लॉक टाइम, ये व्यवहारिक समय है। उदाहरण के लिए जैसे योजना बनाना, लक्ष्य तय करना, अनुभव से सीखना, ये जरूरी है। दूसरा साइकोलॉजिकल टाइम, ये असली समस्या है। ये तब बनता है जब हम भूतकाल में फंस जाते हैं या भविष्य की चिंता में जीते हैं। हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे ये मिलना ही चाहिए। यही मानसिक समय चिंता, डर और तनाव पैदा करता है। लेखक एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, समस्या वास्तव में मौजूद नहीं होती, जो होता है वो सिर्फ स्थिति होती है। समस्या तब बनती है जब दिमाग उस स्थिति को भूतकाल और भविष्य से जोड़ देता है। मान लीजिए अगर अभी आपके सामने कोई चुनौती है तो वो सिर्फ एक स्थिति है। लेखक कहते हैं कि जब दिमाग कहता है ये बहुत ही बड़ी समस्या है, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तब वो समस्या बन जाती है। और ये कब हुआ? जब दिमाग ने ये मान लिया कि समस्या पैदा हो चुकी है। लेखक एक बहुत ही गहरा अंतर बताते हैं। लाइफ सिचुएशन, आपकी बाहरी परिस्थितियां जैसे कि नौकरी, पैसा, रिश्ते, समाज। दूसरा है लाइफ, आपकी असली जीवन, आपकी सांस, आपकी चेतना, आपका वर्तमान अनुभव। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ सिचुएशन में उलझ जाते हैं और अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। इसीलिए लेखक वर्तमान में जीने का अभ्यास के लिए कुछ सरल उपाय बताते हैं। पहला, अपने आसपास देखें बिना सोचें। अपने आसपास के रंगों को, अपने आसपास की आवाजों को, अपने आसपास की रोशनी को, अपने आसपास की हवा को महसूस करें, सब महसूस करें। दूसरा, सांस पर ध्यान दें, सिर्फ महसूस करें, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। दूसरा, तीसरा, शरीर को महसूस करें, अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करें। इसे कहते हैं इनर बॉडी अवेयरनेस। ये तुरंत आपको वर्तमान में लाता है। आज पूरे दिन में 5 बार रुककर खुद से पूछें, क्या इस समय मेरे पास कोई समस्या है या सिर्फ एक स्थिति है? फिर कुछ सेकंड अपनी सांस पर ध्यान दें। अगर वर्तमान इतना शक्तिशाली है तो फिर दिमाग हमें उससे दूर क्यों ले जाता है, और कौन सी मानसिक चालें हमें अब से भागने पर मजबूर करती है? इसी को जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग द नाउ। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज हो, आपका इस पल से भागना? और अगर सच में हमारा दिमाग हर दिन ऐसी चालें चलता हो जो हमें नाव से दूर ले जाती है, तो क्या हम कभी सच्ची शांति पा सकते हैं? लेखक बताते हैं कि माइंड की सबसे बड़ी ताकत है नाव से भागना। दिमाग हमेशा कहता है जब ये होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब ये समस्या खत्म होगी तब शांति मिलेगी, यानी अभी नहीं, बाद में। यही मानसिक पैटर्न इंसान को लगातार फ्यूचर में जीने पर मजबूर करता है। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक भविष्य आता है वो भी नाव बन जाता है। इसीलिए जो इंसान वर्तमान से भागता है वो कभी शांति नहीं पा सकता।
लेखक कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल है लॉस ऑफ नाउ, यानी वर्तमान पल से कट जाना। जब हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं या परिस्थितियों का विरोध करते रहते हैं, तब हम बीइंग से कट जाते हैं और तब पैदा होता है तनाव, चिंता, बेचैनी, असंतोष, यानी हम अपने ही दिमाग की बनाई हुई दुनिया में जीने लगते हैं। लेखक 2 तरह की अचेत अवस्था बताते हैं। पहली, ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, ये सबसे आम स्थिति है। इसमें व्यक्ति हल्की बेचैनी महसूस करता है, हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है, कभी पूरी तरह संतोष और संतुष्टि उसे नहीं मिलती। ये एक तरह का डिसैटिस्फैक्शन होता है, जैसे हमेशा कुछ कमी लगना, बिना कारण बेचैनी होना, लगातार व्यस्त रहना। ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी अवस्था में जीते हैं। दूसरा, डीप अनकॉन्शियसनेस, ये तब होती है जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती आती है, जैसे रिश्तों का टूटना, आर्थिक संकट, अपमान या कोई नुकसान। तब अंदर का दर्द बहुत ही बड़ा दर्द और बड़ा बन जाता है और व्यक्ति गुस्सा, डर, घृणा, अवसाद जैसी भावनाओं में डूब जाता है। लेखक कहते हैं समाधान है इसका सिर्फ एक, और वो है अवेयरनेस। जैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं, आप उनसे अलग हो जाते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं मैं अभी शिकायत कर रहा हूँ, तो उसी पल आप चेतना में आ जाते हैं और वही पहला कदम है प्रेजेंस की ओर। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत की बात करते हैं, शिकायत करना। जब भी आप शिकायत करते हैं कि मौसम खराब है, काम ही सही नहीं है, लोग ही बुरे हैं, परिस्थितियाँ ही बेकार है, तो आप वास्तव में वर्तमान का विरोध कर रहे होते हैं और यही विरोध अंदर संघर्ष पैदा करता है। लेखक कहते हैं अगर आपको कोई स्थिति पसंद नहीं है तो आपके पास 3 विकल्प है। पहला, स्थिति को बदलें। दूसरा, उस स्थिति से बाहर निकलें। और तीसरा, उसे पूरी तरह स्वीकार करें। इसके अलावा आपकी सीमा में कुछ नहीं है और अगर आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो बाकी सब मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। लेखक कहते हैं स्ट्रेस हमेशा एक ही जगह से होता है, जब आप यहाँ हैं लेकिन आपका मन वहाँ है, यानी आप वर्तमान में हैं लेकिन मन भविष्य में है। यही अंतर है तनाव पैदा करता है। लेखक का सबसे शक्तिशाली संदेश है वेयर यू आर बी देयर टोटली, जहाँ भी हो पूरी तरह वहीं रहें। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम करें, अगर आप चल रहे हैं तो चलने का अनुभव करें, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने। यही है प्रेजेंस और यही आंतरिक शांति का रास्ता है। आज जब भी आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ें, रुकें और खुद से पूछें क्या मैं इस पल को स्वीकार कर सकता हूँ। फिर गहरी सांस लें और ध्यान वर्तमान में लाएं। अगर दिमाग इतनी चालाकी से हमें वर्तमान से दूर ले जाता है तो फिर हम उस अवस्था में कैसे जी सकते हैं जहाँ शांत मन के साथ शांत जीवन जिया जा सके। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। क्या होगा अगर असली शांति, खुशी और स्पष्टता किसी भविष्य की उपलब्धि में नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज में छिपी हो, आपकी जागरूक मौजूदगी में। और अगर सच में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह नाव में आ जाना है, आपके पूरे अनुभव को बदल सकता हो। तो सवाल है कि प्रेजेंस आखिर है क्या। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेजेंस कोई रहस्यमय या जटिल आध्यात्मिक अवस्था है, लेकिन लेखक कहते हैं कि प्रेजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सोचकर समझा जा सके। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह जागरूक होना इस वर्तमान पल में, जब आप अपने विचारों में नहीं खोए होते, जब आप भविष्य या अतीत में नहीं भटकते बल्कि पूरी तरह इस पल को महसूस कर रहे होते हैं, तब आप प्रेजेंस में होते हैं। इस अवस्था में मन शांत हो जाता है लेकिन जागरूकता पूरी तरह जीवित रहती है, क्योंकि हम प्रेजेंस में नहीं रह पाते। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेजेंस में रहना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मन की आदत है लगातार सोचते रहना। मन हमेशा चाहता है अतीत को दोहराना, भविष्य की कल्पना करना, समस्या बनाना, तुलना करना। इस मानसिक शोर के कारण हम अपने अंदर की शांति को महसूस नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं जब ध्यान कमजोर हो जाता है तो तुरंत विचारों की भीड़ शुरू हो जाती है और प्रेजेंस खत्म हो जाती है। लेखक इसके लिए एक बहुत ही सरल अभ्यास बताते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और खुद से पूछें मेरा अगला विचार क्या होगा। फिर पूरी सतर्कता के साथ प्रतीक्षा करें। अचानक आप नोटिस करेंगे कि कुछ क्षणों के लिए कोई विचार नहीं आया और छोटा सा गैप ही है प्रेजेंस। यही वो अवस्था है जहां आप शांत होते हैं लेकिन पूरी तरह जागरूक होते हैं। यही असली ध्यान है।
प्रेजेंस को स्थिर रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है बॉडी अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना, जैसे सांस की गति, शरीर के अंदर की संवेदनाएं और दिल की धड़कन को महसूस करना। जब आपका ध्यान शरीर पर होता है तो मन की पकड़ कमजोर हो जाती है और आप नाव में स्थिर हो जाते हैं। लेखक बताते हैं जब मन शांत होता है तभी हम जीवन की सुंदरता को सच में देख पाते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश को ध्यान से देखा है, या जंगल में बहती धारा की आवाज को सुना है, या पक्षियों की आवाज को सच में महसूस किया है? ऐसे क्षणों में मन कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और उसी समय हम महसूस करते हैं एक गहरी शांति, प्रेम और जुड़ाव। यह सब प्रेजेंस की झलक है। लेखक बताते हैं कि असली रचनात्मकता मन से नहीं आती, वो आती है स्टिलनेस से। महान कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक अक्सर बताते हैं कि उनके सबसे बड़े विचार तब आए जब उनका मन शांत था। इसका मतलब जब मन शांत होता है तो एक गहरी बुद्धिमत्ता सक्रिय हो जाती है। प्रेजेंस ही असली परिवर्तन है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्ची परिवर्तन किसी विचार से नहीं आता, वो आता है जागरूकता से। जब आप अपने विचार देखते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं या वर्तमान को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे मन की जकड़ कम हो जाती है और तब आपकी असली प्रकृति सामने आती है, शांति, प्रेम और स्पष्टता की। यही है प्रेजेंस। आज 3 बार ये अभ्यास करें। 10 सेकंड के लिए सांस पर ध्यान दें। खुद से पूछें अभी इस पल क्या कमी है। अगर प्रेजेंस इतनी शक्तिशाली है तो क्या हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा द्वार है जो हमें इस अवस्था में और गहराई तक ले जा सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ जिस शरीर को आप सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा समझते हैं उसी के अंदर छिपा है उसकी चेतना का सबसे बड़ा दरवाजा। और अगर सच में आप अपने शरीर के अंदर की उस ऊर्जा को महसूस करना सीख जाए तो आप अपनी असली स्वरूप बीइंग को महसूस कर सकते हैं। हम आमतौर पर अपने शरीर को सिर्फ एक भौतिक वस्तु मानते हैं। हम सिर्फ उसे हाथ, पैर, दिल, दिमाग से बना हुआ एक शरीर मानते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं यह शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। इसके अंदर एक और गहरी वास्तविकता है, उसे कहते हैं इनर बॉडी, यानी शरीर के अंदर की जीवित ऊर्जा। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप उस जीवन ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आधुनिक जीवन में ज्यादातर लोग अपने जीवन और शरीर से कटे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान लगातार माइंड में फंसा रहता है। हम लगातार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, भविष्य की योजना बनाते रहते हैं और अतीत को दोहराते रहते हैं। इस वजह से हमारा ध्यान शरीर से हटकर पूरी तरह दिमाग में चला जाता है और जब ऐसा होता है तो हम अपने असली अस्तित्व को खो देते हैं, हम उससे कट जाते हैं। यही कारण है कि तनाव, चिंता, डर हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। लेखक एक बहुत ही सरल अभ्यास बताते हैं। अभी इसी क्षण अपना ध्यान अपने हाथों पर ले जाए। बस महसूस करें क्या आपके हाथों में हल्की सी ऊर्जा या कंपन महसूस हो रही है। हो सकता है हल्की गर्माहट, हल्का कंपन, हल्की झंझनाहट हो। यही है इनर बॉडी एनर्जी। अब उसी तरह पैरों में, छाती में, पेट में उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पूरे शरीर को एक एनर्जी फील्ड की तरह महसूस करने लगेंगे। यही है बीइंग का अनुभव। लेखक कहते हैं अगर आप दिन में कई बार अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप ज्यादा जागरूक हो जाते हैं, ज्यादा शांत हो जाते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं। जब आप चलते हैं, हाथ धोते हैं, दरवाजा खोलते हैं, कार में बैठते हैं तो कुछ सेकंड के लिए अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। धीरे धीरे ये आदत आपकी चेतना को बदल देती है। लेखक बताते हैं कि इनर बॉडी अवेयरनेस के कई लाभ है। पहला, इंजन धीमा हो जाता है। जब आप शरीर में जागरूक रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर हो जाता है जिससे शरीर ज्यादा जीवंत महसूस करता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। जब आपका शरीर ध्यान में रहता है तो शरीर की रक्षा प्रणाली ज्यादा मजबूत हो जाती है। थर्ड, हीलिंग तेज होती है। कई बार सिर्फ शरीर में जागरूकता लाने से शरीर खुद को ठीक करने लगता है। अगर आपको इनर बॉडी महसूस करना मुश्किल लगे तो एक आसान तरीका है ब्रेथ अवेयरनेस। बस अपनी सांस पर ध्यान दें, महसूस करें सांस अंदर जा रही है, सांस
बाहर आ रही है। कुछ मिनटों बाद आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से शरीर के अंदर चला जाएगा। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं, जब आप किसी को सुनते हैं तो आमतौर पर आपका ध्यान सुनने में नहीं होता, बल्कि आपका दिमाग सोचता रहता है। लेकिन अगर आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हुए सुने तो आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति को गहराई से सुन सकते हैं। ये संबंधों को भी बदल देता है, क्योंकि अब केवल दो दिमाग बात नहीं कर रहे, बल्कि दो चेतनाएं जुड़ रही है। लेखक का इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपका शरीर सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक दरवाजा जो आपको जोड़ता है आपकी चेतना से, आपके असली अस्तित्व से और उस अनंत ऊर्जा से जिसे लेखक कहते हैं बीइंग। जब आप शरीर के अंदर जागरूक होते हैं तो मन की पकड़ कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे आपका जीवन शांत, स्पष्ट और जीवंत हो जाता है। आज 5 बार ये अभ्यास करें। 10 सेकंड के लिए अपने हाथों की ऊर्जा को महसूस करें, फिर पूरे शरीर को एक एनर्जी फील्ड की तरह महसूस करें। लेकिन अगर शरीर चेतना का इतना शक्तिशाली द्वार है तो क्या इसके अलावा भी कोई और पोर्टल है जिससे हम उस गहरी चेतना तक पहुंच सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस गहरी शांति को लोग सालों की साधना में ढूंढते हैं, उस तक पहुंचने की कई दरवाजे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ही मौजूद है। और अगर आप उन दरवाजों को पहचानना सीख जाएं, तो आप सीधे उस स्रोत तक पहुंच सकते हैं जिसे लेखक कहते हैं अनमैनिफेस्टेड, यानी वो चेतना जो हर चीज के पीछे छिपी है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो, शरीर हो, ग्रह हो या सितारे, ये सब मैनिफेस्टेड है, यानी रूप में दिखाई देने वाली चीजें। लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य स्रोत है, उसे लेखक कहते हैं अनमैनिफेस्टेड। ये वो अवस्था है जहाँ कोई रूप नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई शुद्ध चेतना है। यही स्रोत है जहाँ से सारी सृष्टि पैदा होती है। लेकिन सवाल है, अगर ये अदृश्य है तो हम इसे अनुभव कैसे करें? तो सवाल है कि हम उस स्रोत से कट क्यों जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पूरे ध्यान को बाहरी दुनिया में लगा देते हैं। वे देखते हैं वस्तुएं, घटनाएं, लोग, विचार, लेकिन वे कभी ध्यान नहीं देते उस शांति और खालीपन पर जिसमें ये सब घटित हो रहा है। जब आप संगीत सुनते हैं तो आप धुन पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर धुन के बीच सन्नाटा होता है? उसी तरह हर वस्तु के पीछे एक खाली जगह होती है, और यही खालीपन उस अनमैनिफेस्टेड का संकेत है। लेखक कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली द्वार है इनर बॉडी अवेयरनेस। जब आप शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आप वर्तमान में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान गहराई में चला जाता है। और एक समय आता है जब आप महसूस करते हैं आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप उस चेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रभावित हो रही है। यही है बीइंग का अनुभव। लेखक कहते हैं कि हर आवाज के पीछे एक गहरा सन्नाटा होता है। इसे इस तरह समझिए, जब कोई गाड़ी सड़क से गुजरती है तो पहले सन्नाटा होता है, फिर आवाज आती है और फिर सन्नाटा वापस आ जाता है। इसका मतलब आवाज आती जाती है, लेकिन सन्नाटा स्थायी है। अगर आप आवाज के बजाय उस सन्नाटे पर ध्यान देना शुरू करें तो आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, और यही शांति आपको इन मैनिफेस्टेड की झलक देती है। लेखक एक और दिलचस्प बात बताते हैं। हम आमतौर पर वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे दीवार, कुर्सी, मेज, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबके बीच जो खाली जगह है वही असल में कमरे का अस्तित्व बनाती है? अगर उस कमरे में स्पेस ना हो तो कमरे का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए लेखक कहते हैं ध्यान वस्तुओं से हटाकर उस खाली स्थान पर ले जाएं, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि वही खालीपन एक गहरी शांति से भरा हुआ है। लेखक बताते हैं कि हर रात जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हम अनजाने में उसी अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम उस समय अचेतन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी अवस्था में पूरी चेतना के साथ प्रवेश कर सके तो वो अनुभव होगा गहरी शांति का, पूर्णता का और एकता का अनुभव। यही है एनलाइटमेंट की झलक। इस अध्याय में लेखक का मुख्य संदेश है कि आपको किसी विशेष जगह या किसी विशेष अनुभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनर बॉडी, साइलेंस, स्पेस और प्रेजेंट मोमेंट ये सब अनमैनिफेस्टेड के द्वार है। जब आप इन पर ध्यान देना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। आप बाहरी दुनिया में रहते हुए भी उस गहरी शांति से जुड़े रहते हैं। आज 30 सेकंड तक आसपास की आवाजों को सुने, फिर उन आवाजों के बीच
कि सन्नाटे पर ध्यान दें। लेकिन अगर ये चेतना हमारे अंदर जागने लगे तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे रिश्तों पर क्या होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद एक परफेक्ट रिलेशनशिप असल में आपको खुशी नहीं दे सकती, और अगर सच ये हो कि कोई भी रिश्ता आपको पूरा नहीं कर सकता, तो फिर सच्चा प्रेम आखिर पैदा कहाँ से होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि जिंदगी की असली खुशी मिलती है एक रोमांटिक रिलेशनशिप से। हम सोचते हैं अगर मुझे सही पार्टनर मिल जाए, अगर कोई मुझे सच में समझ ले, अगर कोई मुझे प्यार करे, तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं यह विश्वास अक्सर एक भ्रम होता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर शांति और पूर्णता महसूस नहीं करता, तब तक कोई भी रिश्ता उस खालीपन को स्थायी रूप से नहीं भर सकता। शुरुआत में अक्सर रिश्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं तो उन्हें लगता है सब कुछ परफेक्ट है, जिंदगी में अर्थ आ गया है, अब अकेलापन खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय बाद अक्सर वही रिश्ता बदलने लगता है, और जब शुरुआत होता है लव हेट साइकिल, जहाँ प्यार के बाद झगड़ा आता है, खुशी के बाद गुस्सा आता है, जुड़ाव के बाद दूरी आती है। लेखक कहते हैं कि इसका कारण रिश्ता नहीं है, इसका असल कारण है ईगो और पेन बॉडी। जब दो लोग अपनी अधूरी पहचान को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो रिश्ता धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। लेखक एक महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। कई बार जो हम लव समझते हैं वो वास्तव में होता है इमोशनल एडिक्शन। इसमें हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, हम उनके बिना अधूरा महसूस करते हैं, हमें उनसे लगातार वैलिडेशन चाहिए। ऐसे रिश्ते में खुशी आती है, लेकिन डर भी आता है, जैसे खोने का डर, जलन, नियंत्रण की इच्छा, आरोप और झगड़े। असल में ये प्यार नहीं है, ये है ईगो बेस्ड अटैचमेंट। लेखक कहते हैं कि सच्चा रिश्ता तब शुरू होता है जब दोनों लोग प्रेजेंस में जीते हैं, यानी वे अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह पहचान नहीं बनाते, बल्कि जब दो लोग जागरूक होते हैं तो रिश्ता बदल जाता है। अब रिश्ता जरूरत पर आधारित नहीं होता, बल्कि चेतना पर आधारित होता है। ऐसे रिश्ते में आरोप कम होते हैं, प्रतिक्रिया कम होती है, समझ बढ़ती, और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेखक कहते हैं कि एक रिश्ता एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है। कैसे? उसके लिए लेखक बताते हैं कि जब भी रिश्ता आपके अंदर गुस्सा, डर, ईर्ष्या, दर्द जगाता है, तो वो आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। अगर आप उस भावना को जागरूकता से देखें, तो वही भावना ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती है। इस तरह रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं रहता, वो बन जाता है कॉन्शियस ग्रोथ का रास्ता। लेखक कहते हैं कि सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब आप वर्तमान में होते हैं, मन के शोर से मुक्त होते हैं और अपने भीतर की शांति से जुड़े होते हैं। इस अवस्था में आपका प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, और तभी रिश्ता भी बदल जाता है। अब दो लोग एक दूसरे को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्णता साझा करने के लिए साथ होते हैं। लेखक अंत में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि हम अक्सर कहते हैं मुझे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, लेकिन असल समस्या ये है कि हम अपने अंदर एक झूठी पहचान बना लेते हैं और उसी पहचान के साथ रिश्ता बना लेते हैं। जब आप अपने विचारों से अलग होते हैं, अपने दर्द से अलग होते हैं और अपनी चेतना से जुड़ते हैं, तब ये विभाजन खत्म हो जाता है और तब आप सिर्फ होते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपके सभी रिश्ते स्वाभाविक रूप से बदल जाते हैं। आज किसी भी रिश्ते में जब प्रतिक्रिया आए तो खुद से पूछें, क्या मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या सच में जागरूक हूँ? फिर 3 गहरी सांस लें। अगर सच्चा प्रेम मन और भावनाओं से परे है, तो फिर क्या खुशी भी सिर्फ एक मानसिक अवस्था है? और क्या जीवन में खुशी से भी गहरी कोई चीज है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9 बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कभी कभी जीवन की सबसे कठिन घटनाएं ही हमें सबसे गहरी समझ दे जाती है, और क्यों ये संभव है कि सच्ची शांति खुशी से भी ऊपर की कोई अवस्था हो? आज हम जानेंगे क्यों असली शांति तब आती है जब हम अच्छा बुरा की मानसिक लड़ाई से ऊपर उठ जाते हैं। तो सवाल है कि खुशी और शांति में फर्क क्या है? लेखक कहते हैं कि अधिकतर लोग मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य खुशी है। हम सोचते हैं अगर परिस्थितियां सही हो जाए, सब ठीक चलने लगे, लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, तब हम खुश होंगे। लेकिन
यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। खुशी अक्सर परिस्थितियों पर निर्भर होती है। अगर हालात अच्छे हैं तो हम खुश, अगर हालात बदल गए तो खुशी भी गायब। लेकिन आंतरिक शांति अलग चीज है, यह परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई, किसी को बीमारी का सामना करना पड़ा, या किसी ने अपने जीवन में कोई बड़ी हानि झेली। ऐसी स्थिति में खुशी संभव नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर से शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जीवन में जो कुछ होता है वो हमेशा अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वो हमें कुछ सिखाने आता है। हमारा मन हर चीज को दो भागों में बांट देता है, या तो अच्छा या बुरा। अगर कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो बुरा। यहीं से जीवन का ड्रामा शुरू होता है। जब हम किसी स्थिति को अस्वीकार करते हैं तो भीतर प्रतिरोध पैदा होता है, और ये प्रतिरोध पैदा होता है गुस्से के रूप में, शिकायत, निराशा या तनाव या दुख के रूप में। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ये ड्रामा बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अहंकार से पैदा होता है। ईगो हमेशा चाहता है कि नियंत्रण बना रहे, हमारी मान्यता हमेशा प्रबल रहे, हम हमेशा श्रेष्ठ रहें या हम हमेशा सुरक्षित रहें। और जब जीवन उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तो संघर्ष शुरू होता है। यही संघर्ष रिश्तों में झगड़े, समाज में टकराव और कभी कभी युद्ध का कारण बनता है। लेकिन सच ये है, जब तक हम ये नहीं जान लेते कि मन हमारी पहचान बना रहता है, तब तक ये ड्रामा खत्म नहीं होता। अब यहाँ एक शक्तिशाली समझ आती है। जब आप पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीख लेते हैं तब भीतर एक बड़ा बदलाव होता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है जो इस क्षण मौजूद है उसे बिना मानसिक लड़ाई के स्वीकार करना। मान लीजिए बारिश हो रही है, अगर आप बारिश को रोक नहीं सकते तो दो ही विकल्प है, या तो उससे लड़ते रहें कि बारिश क्यों चालू हो गई, मुझे कहीं जाना था, इसे अभी ही होना था क्या, या उसे स्वीकार कर लें। जब आप स्वीकार करते हैं तब मन शांत हो जाता है और तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं। यही कारण है कि कई बार कठिन अनुभव जैसे कि बीमारी, नुकसान या असफलता या अकेलापन लोगों को गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। वे धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान छोड़ देते हैं और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। इसी अवस्था में व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी वास्तविक पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं आती, वो आती है उसके अस्तित्व से। जब आप जीवन की हर घटना को स्वीकार करना सीख लेते हैं तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जीवन अब समस्याओं की श्रृंखला नहीं लगता, बल्कि एक प्रभाव जैसा महसूस होता है। आप समझ जाते हैं कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, हर चीज बदलती है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, संबंध हो या परिस्थितियां, या फिर हमारा शरीर ही क्यों ना हो। इस सच्चाई को समझना डरावना नहीं है, असल में यही आजादी देता है। क्योंकि जब आप चीजों से चिपकना बंद कर देते हैं तब आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता है बीइंग की शांति, यानी अस्तित्व की शांति। यह वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है, वो जीवन का आनंद लेता है लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता, और तभी जीवन हल्का, सहज और अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। आज एक छोटा सा अभ्यास करें। जब भी कोई अप्रिय घटना हो, खुद से पूछें, क्या मैं इस क्षण का विरोध कर रहा हूँ? फिर धीरे से कहें, मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूँ। देखिए आपके भीतर क्या बदलता है। लेकिन अभी एक गहरा सवाल बाकी। अगर जीवन में शांति स्वीकार से आती है तो समर्पण वास्तव में क्या है, और क्या समर्पण कमजोरी है या सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब जीवन में कुछ बहुत ही बुरा होता है, जैसे बीमारी, असफलता या किसी अपने का खोना, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम लड़ते हैं, शिकायत करते हैं या फिर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच ये हो कि हमारी सबसे बड़ी ताकत लड़ने में नहीं बल्कि स्वीकार करने में है, अगर हर दर्द, हर समस्या एक छुपा हुआ दरवाजा हो जो हमें गहरी शांति, जागरूकता और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता हो, तो सवाल है, क्या सच में सरेंडर हार मानना है या फिर यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है? आज का अध्याय यही रहस्य खोलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सरेंडर का मतलब है हार मान लेना, निष्क्रिय हो जाना या जीवन के सामने झुक जाना, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्चा सरेंडर इन सबसे बिल्कुल अलग है। सरेंडर का अर्थ है वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है आप पहले जो अभी है उसी को स्वीकार करेंगे और फिर स्पष्टता के साथ
कार्रवाई करेंगे, यानी एक्सेप्टेंस पहले और एक्शन बाद में। तो सवाल है कि हम सरेंडर क्यों नहीं कर पाते? तो लेखक कहते हैं कि हमारा मन हमेशा वर्तमान से लड़ता रहता है। जब भी कुछ हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो शिकायत के रूप में हो, गुस्से के रूप में हो, या निराशा के रूप में, या फिर डर या अपराध बोध के रूप में। लेखक कहते हैं कि इस प्रक्रिया का कारण है इनर रेजिस्टेंस, हाँ, आंतरिक विरोध, यानी मन का ना कहना। जब हम जीवन से कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसी क्षण हम दुख पैदा करते हैं। दर्द हमेशा घटना से नहीं आता, दर्द आता है घटना के विरोध से। जब आप किसी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो दो महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। पहला बदलाव, आपका मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट हो जाती है। और दूसरा बदलाव, आपकी कार्रवाई अधिक प्रभावी हो जाती है, क्योंकि अब आपकी कार्रवाई गुस्से से नहीं, डर से नहीं, निराशा से भी नहीं, बल्कि जागरूकता से आती है। इसे लेखक कहते हैं सरेंडर्ड एक्शन, यानी ऐसी कार्रवाई जो अंदर की शांति से आती है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूट जाता है, जैसे गंभीर बीमारी, रिश्ते का टूटना, आर्थिक संकट या किसी प्रियजन की मृत्यु। इन परिस्थितियों को लेखक कहते हैं लिमिट सिचुएशन। इन पलों में मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं और यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति पहली बार वास्तविक जागरूकता का अनुभव कर सकता है। कई लोगों ने बताया कि अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ही उन्होंने गहरी शांति और आध्यात्मिक जागृति महसूस की, क्योंकि उस समय उनके पास एक ही विकल्प बचा था, संपूर्ण स्वीकार्यता। जब दर्द बहुत ही गहरा होता है तो पहला इंस्टिंक्ट होता है भागना, लेकिन लेखक कहते हैं दर्द से भागने की कोशिश उसे और लंबा बना देती। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप दर्द से भागते नहीं, बल्कि उसे अपनी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं। जब आप दर्द को महसूस करते हैं, उसे नाम नहीं देते, उसका विरोध नहीं करते, तो धीरे धीरे दर्द की ऊर्जा बदलने लगती। ये परिवर्तन ऐसा है जैसे शीशा सोने में बदल जाए, यानी पीड़ा जागरूकता में बदल जाती है। लेखक कहते हैं जब आप सच में सरेंडर करते हैं तो एक गहरी समझ पैदा होती। आप महसूस करते हैं कि आपकी असली पहचान आपकी परिस्थिति से अलग है। आप न तो आपकी समस्या है, न आपकी कहानी है, न ही आपका अतीत। आप उससे कहीं गहरे हैं। जब ये समझ आती है तो एक नई स्वतंत्रता पैदा होती। आप जीवन के उतार चढ़ाव को देख सकते हैं, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। और सरेंडर की असली शक्ति है जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन के खिलाफ लड़ना हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जीवन को स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। जब आप वर्तमान को स्वीकार करते हैं, प्रतिरोध को छोड़ते हैं और जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, तो जीवन धीरे धीरे आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और तब आप समझते हैं असली शक्ति लड़ने में नहीं, स्वीकार करने में। आज जब भी कोई छोटी परेशानी आए, खुद से पूछें क्या मैं इस पल को स्वीकार कर सकता हूँ। फिर 10 सेकंड गहरी सांस लें और प्रतिक्रिया देने से पहले बस महसूस कर। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर इस पूरी समरी को सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो वो शायद यह वाक्य होगा कि आपकी जिंदगी हमेशा सिर्फ इसी पल में होती है, न कल में, न भविष्य में, सिर्फ अब में। और अगर आप सच में इस पल में जीना सीख जाएं तो बहुत ही कुछ बदल सकता है। चिंता धीरे धीरे शांत हो जाती, डर अपनी पकड़ खो देता है, और जो शांति आप हमेशा बाहर खोज रहे थे वो चुपचाप आपके अंदर से उभरने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है, आपको शांति पाने की जरूरत नहीं, आपकी असली प्रकृति ही शांति है। बस मन का शोर उसे ढक देता है। इसीलिए अगली बार जब जीवन मुश्किल लगे तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए क्या मैं अभी इस पल में उपस्थित हूँ। क्योंकि यही पल आपकी शक्ति है, यही पल आपकी स्वतंत्रता है, और यही पल आपकी सच्ची जिंदगी है। और यही है द पावर ऑफ नाउ। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।